अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, स्पोर्ट्स शू ब्रांड्स कंसिस्टेंटली update their product lines by making use of innovative technology as competitive business world required to provide A, customer care, B, quality of product, C, value for money, D, all of the above। कह रहा है एक स्पोर्ट्स शू का ब्रांड है, वो कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहा है अपनी प्रोडक्ट लाइन को कि वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपैटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में, ताकि वो क्या प्रोवाइड कर सके, कस्टमर केयर प्रोवाइड कर सके, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सके, या तीनों चीजें। देखें, अगर मेरे पास दो आंसर टिक करने के होते ना, मैं सिलेक्ट करता बी और सी। मैं सिलेक्ट करता बी और सी क्योंकि एक कंपैरेटिवली आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है बी और सी को टिक करने का ऑप्शन नहीं है, तभी मैं यहाँ पे टिक करूंगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। कि जब मैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ ताकि मैं बिजनेस वर्ल्ड में compete कर सकूँ, तो उसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैं कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करूँ, क्वालिटी प्रोडक्ट दूं और वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करूं। आंसर इज डी, 1 का आंसर है डी। आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सही है, मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि हमें बाद में याद रहे। अब लिखा हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट एंगेज इन मार्केटिंग एक्टिविटीज टू हेल्प रीच देयर गोल्स। ट्रू और फॉल्स? यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स। चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रही होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जेडीसी है, सैलानी है, ईडी है, इसके अलावा जितनी भी आपके पास एनजीओज हैं या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मार्केटिंग कर रही होती है। चाहे वो प्रॉफिट कमा रही हैं, चाहे वो प्रॉफिट नहीं कमा रही, वो मार्केटिंग करती हैं। सही है। इसके बाद लिखा हुआ है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्रिएटेड बाय एन एयरलाइन कंपनी में जनरेट स्ट्रेस थ्रू अ कांस्टेंट प्रेशर, अचीव मार्केट ग्रोथ, डेवलप इन्वेस्टर्स ट्रस्ट, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा डी, कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जो है किसी भी कंपनी के हो, वो क्या कर रहे होते हैं, नंबर सी, कि वो इन्वेस्टर पे ट्रस्ट डेवलप कर, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, वो मार्केट में ग्रोथ अचीव कर रहे होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब आप अपने गोल्स सेट कर रहे होते हैं तो वहां पे स्ट्रेस भी आ रहा होता है। आंसर है इसमें डी। प्लीज किसी का कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो पूछ लीजिएगा, और अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो मुझे रोक भी दीजिएगा। Manager of favorite food outlet is keen to serve customers with a smile, not because customers are key stakeholders. Profit is generated by continuous sales. It is a legal compliant environment responsibility। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो फेवरेट फूड आउटलेट है उसके मैनेजर ने कहा है कि अपने कस्टमर्स को स्माइल करके देखो। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो होते हैं हमारे की स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो ए आंसर नहीं है। सही है। फिर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इज जनरेटेड बाय कंटिन्यूअस सेल्स, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कस्टमर को स्माइल करके प्लेजेंट वे पे अगर आप उनको जो है एंगेज करोगे तो कस्टमर बार बार आएगा, बार बार कस्टमर आएगा तो कंटिन्यूअस सेल होगी, कंटिन्यूअस सेल होगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये भी आंसर नहीं है। सही, इट इज अ लीगल कंप्लायंस। क्या कस्टमर को स्माइल करके देखना क्या कोई लीगल कंप्लायंस होती है? नहीं सर, कोई लीगल कंप्लायंस नहीं होती। तो इसका आंसर है सी। डी का मतलब है एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आप कस्टमर को स्माइल करके देख रहे होते हो तो एनवायरमेंट प्रेजेंट हो जाता है। तो डी भी आंसर नहीं है, आंसर है सी। कह रहा है कि मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे देखा गया है कि कस्टमर को जो है ना स्माइल करके देखा जाता है। ये इसलिए नहीं देखा जाता कि ये लीगल कंप्लायंस है, इसलिए देखा जाता है कि वो की स्टेक होल्डर है, कंटिन्यूस सेल लेकर आ रहे होते हैं, और ये एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सही है। 4 का आंसर था सी। आई होप अब तक आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। मैं थोड़ा सा स्पीड में अगेन इसलिए चल रहा हूँ कि एमसीक्यूज टाइम एंड अगेन सॉल्व हुए हुए हैं। सही है, आप लोगों ने भी किए होंगे, और आप लोग घर पे जाके इसके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। 5, every business begins as a result of ideas about a product or service by one or more entrepreneur। कह रहे कि हर बिजनेस स्टार्ट होता है एक आइडिया की वजह से, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक या एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर सिंपल है ए, बहुत इजी एमसीक्यू था। आंसर है इसका ए। आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा हुआ है आयना वर्क इज वर्किंग फॉर ब्रीज टाउन। She is responsible for services to clients with excellent level of service. She delivers services with motto of best care, which is a part of
किस चीज का पार्ट है, मिशन स्टेटमेंट का, विजन स्टेटमेंट का, गोल्स का या ऑब्जेक्टिव का। 6 का आंसर होगा ए। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो बेस्ट केयर है ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज प्रेजेंट में मौजूद है। ये आईना जो है उसको पता है कि जो ब्रीज टाउन है ये लोगों को एक्सीलेंट सर्विस दे रहे हैं, बेस्ट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। टेलीफार इज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी that also serves all poor people in town with free meals. It is a part of objective social responsibility, mission या vision। अब यहाँ पे जो आपके पास आंसर है 7 का वो होगा बी, कि जो टेलीफार टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो गरीबों को खाना खिला रही होती है, फ्री खाना खिला रही होती है। तो ना ही इसका ऑब्जेक्टिव है, ना ही ये मिशन है, ना ही ये विजन है। ये ऑब्जेक्टिव, मिशन और विजन का पार्ट हो सकता है, पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब टेलीफार कंपनी के काम जो है वो है लोगों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, लोगों को कम्युनिकेशन फैसिलिटी देना, प्रॉफिट कमाना, सही है। यहाँ पे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। 50% of the total sales of Foods for All is being spent on advertising campaigns since 4 years. This is a part of strategy, marketing, goals, objective. किस चीज का पार्ट होगा ये? 50% of the total sales for Foods for All is being spent on advertising campaign for since 4 years. अब देखें, यहाँ पे देखें 50%, 50% क्या है? मेजरेबल। 50% क्या है? मेजरेबल। टोटल सेल्स क्या है? स्पेसिफिक। मैं टोटल सेल्स की बात कर रहा हूं, मैं नेट सेल्स की बात नहीं कर रहा, सही है। ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, फिर से क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक कर रहे हैं, सही है। सिंस 4 years, तो ये क्या हो गया? टाइम बाउंड, सही है। और जाहिर सी 4 साल से हो रहा है तो लोगों ने एग्री भी किया होगा, और ये रियलिस्टिक भी है। तो इसका मतलब है कि ये स्मार्ट है, सॉरी ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, एग्रीड है, रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड है। तो ये बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव की, सही है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। Samsung has partnered with supplier of cooling system to replace all ACs in the head office. Samsung is working with, Samsung किसके साथ काम कर रहा है? Samsung काम कर रहा है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ। ये जो एसी आ रहा है या जो कूलिंग सिस्टम आ रहा है, ये कोई ना कोई सप्लायर लेकर आ रहा होगा। 9 का आंसर है बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 10, in a university management of admissions department during admission with 80 seats and 500 एप्लीकेंट्स। देखो, अज्यूम करो तुम एक यूनिवर्सिटी में हो, तुम एडमिशन डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, सही है। तुम्हें पता चला तुम्हारे पास 500 एप्लीकेशंस आई हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 80 सीट्स है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास कस्टमर ज्यादा है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट कम है। तुम्हारे पास कस्टमर ज्यादा है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट कम है। यू हैव नथिंग टू लूज। अब तुम खुद सिलेक्ट कर सकते हो किसको रखना है, किसको नहीं रखना। अभी एक बच्चा कहेगा कि सर मेरी तो इंटरमीडिएट में जो है 90 परसेंटेज थी, तो बोलोगे नॉट इंटरेस्टेड, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, अगर तुम एडमिशन नहीं लोगे तो हम किसी और को दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट होगा कम, आपका इंटरेस्ट होगा कम, आपकी पावर होगी ज्यादा। तो जो 10 का आंसर है वो है ए, हाई पावर लो इंटरेस्ट। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर, मैं थोड़ी सी चाय पी लूं। जब तक अगर कुछ सोचना है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11, University Management of Admissions Department in uppercase is internal stakeholder key player, internal stakeholder keep satisfied। देखें ये internal stakeholder तो है, लेकिन आपको पता है कि जो ऊपर 4 ग्रेड्स दी गई हैं, हाई पावर लो इंटरेस्ट, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट, इन ग्रेड्स के साथ इनकी ट्रीटमेंट्स लिखी हुई थी। जब पावर ज्यादा होती है, इंटरेस्ट कम होता है, तो आप उनको सेटिस्फाई रखते हो। तो 11 का आंसर होगा बी, कीप सेटिस्फाइड। सर अगर हाई पावर और हाई इंटरेस्ट हो तो आप क्या करते हो? मैनेज करते हो क्लोजली। अगर लो पावर लो इंटरेस्ट हो तो आप क्या करते हो? मॉनिटर करते हो। सिर्फ लो पावर हो हाई इंटरेस्ट हो तो आप उनको क्या करते हो? कीप इन्फॉर्म। ये याद रखिएगा, ये बुक में आपको दिया हुआ है। 12, a mission statement is where you are and where you why you do what you do।
defines value of the organization, is well understood by employees of the organization. इसका सिंपल आंसर है बी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो। मैंने ऊपर के सारे टिक किए हुए ना, हाँ सारे एमसीक्यूज टिक किए, ठीक है, सही हो गया। 12 के बाद आ गया 13। To achieve and maintain profitability, business have found that they must do the following: operate efficiently, be socially responsible, none of the above, and A and B। 13 का आंसर अगर आप देखो तो यूजुअल कोर्स में आप क्या करते हैं, ए टिक करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया है हमने रिसेंटली, तो हमेशा याद रखना कि बिजनेस को आप जितना एफिशिएंटली चलाओ, जितना इफेक्टिवली चलाओ, लेकिन अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी नहीं करोगे तो आपका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में बहुत बैडली इफेक्ट होगा। लोग कहेंगे कि यार ये एक्सप्लॉइट करते हैं, लोग कहेंगे ये मटेरियलिस्टिक है, लोग कहेंगे सोसाइटी से कमाते हैं, सोसाइटी को रिटर्न नहीं करते। तो साथ साथ आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करनी है। आंसर होगा डी। The money a company receives by providing services or selling goods to customer, revenue, cost, profit and expenses। कह रहा है जो मनी कंपनी कमाती है गुड्स एंड सर्विसेज देने के बाद वो क्या कहलाती है। 14 का आंसर होगा ए, रेवेन्यू। सर जो कंपनी पैसे रिसीव करती है वो तो रेवेन्यू, लेकिन वो जो आपने प्रोडक्ट देने के लिए जितनी भी जद्दोजहद की वो कहलाती है कॉस्ट। जब आप वो कॉस्ट माइनस कर दो तो रेवेन्यू में से तो बचता है प्रॉफिट। तो उसका आंसर है ए। बिल्डिंग अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ। एक हाई क्वालिटी लाइफ बनाना किसका काम है, बिजनेस का, गवर्नमेंट का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ये सबका। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा, बुक में लिखा हुआ है। अगर कोई चीज का रेफरेंस नहीं बना पा रहे, नहीं समझ आ रही, तो प्लीज 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 पूछ लें। सही है आसिया, वेरी गुड। आप लोग आंसर साथ साथ दे सकते हो, आपको मना किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं आपके आंसर्स का वेट नहीं करूंगा, ठीक है। आप लोग आंसर्स दे सकते हो। जैसे अगर लेट सपोज किसी को आंसर देना 15 का, तो लिख दे 15B। किसी को आंसर देना है 14 का, तो लिख दे 14A। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप अभी जो ना मैं आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ भाई दोस्तों बताओ क्या आंसर होगा, मैं खुद बताना शुरू कर रहा हूँ। ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी अचीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर होगा ए, कि जब आप क्या करोगे, जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दोगे तो लोगों के घर में आएंगे पैसे। जब लोगों के घर में पैसे आएंगे तो वो पैसे खर्च कर सकेंगे। सही है, वो पैसे खर्च कर सकेंगे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, उनके पास लेजर टाइम होगा तो घूमने फिरने जा सकेंगे। तो उसका मतलब क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लिखा हुआ है 17 में लिखा हुआ है अर्निंग प्रॉफिट्स contributes to society by providing employments, which in turn provides money that is reinvested in the economy. In addition, profits must be earned in ethical and socially responsible manner, local currency only, strategic manner, competitive markets। ये बुक की लाइन ली गई है, बुक की लाइन कह रहा है प्रॉफिट अर्न करना तो जो है हर बंदे का फर्ज है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो भी आपने प्रॉफिट कमाए हैं वो प्रॉफिट कमाए हो आपने एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबल मैनर पे। चैप्टर नंबर 1 में जो पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है एज इट इज, और मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने आपको बता भी दिया था कि ये लाइन वहां से एज इट इज आई है। 17 का आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, ए है। 18 पे चलते हैं। टू डैश अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नीड्स management skills to plan, organize and control the activities of the business and to find and develop employees so that they can make products consumers will buy them। कह रहा है डैश करने के लिए एक बंदे या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए ताकि वो प्लान कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ, ताकि बिजनेस की एक्टिविटीज को और क्या कर सके, ढूंढ सके और डेवलप कर सके एम्प्लॉयज को, ताकि वो प्रोडक्ट बनाए जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहेगा। 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर है टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है सर, ए क्यों नहीं है, टू रन अ बिजनेस क्यों नहीं है, ये ऑलरेडी जो हो रहा है ना, ये ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। बिजनेस तो चल ही रहा होता है, बिजनेस तो चल ही रहा होता है, लेकिन बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाए, ये जो है बेसिकली सवाल। इसका आंसर ये है कि एक बंदे को ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजरियल स्किल्स चाहिए होती है ताकि प्लान ऑर्गेनाइज कंट्रोल कर सके और क्या कर सके, ढूंढ सके और डेवलप कर सके एम्प्लॉयज को जो कि प्रोडक्ट ऐसा बनाए कंज्यूमर्स को फौरन से खरीद ले ताकि प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए। सही है। 19, Pharmasafe is producing various life-saving drugs
Pharmasafe should operate within confined boundaries of dash to avoid any problem from the government. Pharmasafe जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रही होती है, Pharmasafe को ऑपरेट करना है एक कन्फाइंड बाउंड्री में, ताकि वो गवर्नमेंट से जो कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे बच सके। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? 19 का सिंपल है सी। यहाँ पे उन्होंने लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करना है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा हुआ है फाइन पेपर प्राइवेट लिमिटेड इज द पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. फाइन पेपर इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द राइवल्स that are able to produce low price paper to acquire bigger market. As a response strategy, management of the fine paper is stressing to reduce the production cost by 20% so that they can stay competitive by reducing the price of their product. Fine paper is focusing on 20th का आंसर होगा बी। सर बी कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ बी कैसे। मैं आपको बताता हूँ बी कैसे। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर आ ही नहीं रहा होगा, पता है क्यों? इसका प्रॉपर आंसर चैप्टर नंबर ए में नहीं है, सॉरी चैप्टर नंबर 1 में नहीं है, इसका प्रॉपर आंसर है चैप्टर नंबर 9 में। कुछ स्ट्रेटेजिक, कुछ टैक्टिक और कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज बता दी गई है चैप्टर नंबर 9 में। जैसे कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। आप प्रोड्यूस कहाँ करोगे, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? मैं रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करूंगा, मैं जो लेबर है वो कहाँ से लेकर आऊंगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कम करूं, लेबर की कॉस्ट को कैसे कम करूं, ये सारी एक्टिविटीज होती है टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में आ रही होती है। तो यहाँ पे फाइन पेपर को जब कंपटीशन का सामना होना हुआ तो वहां पे उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को 20% कम कर देते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट को 20% कम कैसे करोगे? आप अपनी जो लेबर की कॉस्ट उसको रिड्यूस करोगे, अपने मटेरियल की कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, तो क्या होगा कि आपके पास कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग है। 20th का आंसर है बी। 21 top oil refinery in the country is leading the oil industry for the last decade. The reason behind this success is attributed to the strategic planning of the management in the strategic planning process. कह रहे हैं टॉप ऑयल रिफाइनरी है कंट्री की, वो ऑयल इंडस्ट्री को लीड कर रही है पिछले 10 सालों से। इसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसको फॉलो करते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस बनाया जाता है। तो 21 का आंसर क्या होगा कि यहाँ पे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज को इस तरीके से डिसाइड किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे पर्पसेस फुलफिल होना शुरू हो जाएं। सही है, तो उसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए, सही है। 22 which of the following does not really discuss the present state of the organization but more what the organization wants to be and how it wants to be viewed? तो सिंपल सा है, इसका आंसर होगा विजन। फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट पास्ट की बात नहीं हो रही है। विजन स्टेटमेंट में लिखा हुआ भी है साफ साफ। 23 mission statement is formally communicated in written form to all the key stakeholders of the organization. It acts as a value driven force for strategists and action teams, sorry. Which statement best describes one of the following key characteristics of the mission statement? Mission statement is time bound. A. Mission statement is changed yearly. Mission statement is based on industry. Mission statement is rarely modified. 23 का आंसर क्या हो सकता है, चेक करते हैं। देखो लिखा है मिशन स्टेटमेंट इज फॉर्मली कम्युनिकेटेड इन रिटन फॉर्म। ये बात तो सच है, रिटन फॉर्म में होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स को दी जाती है, सही है। यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू ड्राइव की जा रही होती है स्ट्रेटजीज और एक्शंस के लिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है मिशन स्टेटमेंट को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेगी? देखो मिशन स्टेटमेंट जो है ना वो टाइम बाउंड नहीं होता कि लेट सपोज मैंने कहा हर 3 साल के बाद मिशन स्टेटमेंट को चेंज करना है। मिशन स्टेटमेंट टाइम बाउंड नहीं होता कि मुझे हर 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 10 साल के बाद चेंज करना है, तो ए आंसर नहीं है। मिशन स्टेटमेंट इज चेंज रेयरली, अगेन टाइम बाउंड वाली बात है, बी आंसर भी नहीं होगा। मिशन स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्री। हो सकता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मिशन स्टेटमेंट वेरी कर सकता है। अगेन आपको ऐसा होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक कंपनी है उसका मिशन स्टेटमेंट और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है उसका मिशन स्टेटमेंट एक जैसा हो सकता है। तो मिशन स्टेटमेंट के बारे में क्या बात सही है? मिशन स्टेटमेंट इज रेयरली मॉडिफाइड। मिशन स्टेटमेंट बहुत कम मॉडिफाई होता है जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, जब बिजनेस मॉडल अपसाइड डाउन चेंज हो रहा। भाई लेट्स सपोज अगर आप नेस्ले कंपनी को देखते हो, अभी 10 साल पहले जो आपने नेस्ले कंपनी को देखा होगा या आपसे 10 साल पहले मैंने अपने बचपन में देखा होगा,
या उससे 20 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने अपने बचपन में देखा होगा, तो जब भी जिसने नेस्ले को देखा उसने एक ही जैसा मिशन स्टेटमेंट देखा। अनलेस एंड अनटिल अगर नेस्ले उठ के कल को बिल्कुल ही एक नए प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दे, तो हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि उसका मिशन स्टेटमेंट चेंज हुआ है। अदरवाइज नेस्ले का जो मिशन स्टेटमेंट है वो मोर और लेस सेम ही रहेगा, बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं होगा। आंसर है डी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। सही है, आगे बढ़ जाते हैं 23 में 24। The main difference between mission and vision is that mission statement reflects product and service, stakeholders, current perspectives या फिर resources and capabilities। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर है सी। मिशन स्टेटमेंट जो है करंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा होता है, ये तो सिंपल है। सही है। विजन स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा होता है? विजन स्टेटमेंट फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर रहा होता है। 25 A corporate objective might be to double the share price within next 10 years. Which one of the following is the key characteristics of the objective? 25 का आंसर क्या होगा? Objectives are always quantified। देखिए quantified और qualified में फर्क बता रहा हूँ। क्वांटिफाइड का मतलब क्या होता है? क्वांटिफाइड का मतलब होता है जिसको मेजर किया जा सके, जिसे काउंट किया जा सके। जैसे लेट सपोज कोई नंबर है, कोई वेट है, सही है, कोई डिस्टेंस है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? क्वांटिफाई कर सकते हो, रैंकिंग दे सकते हो। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब ये होता है किसी की खूबसूरती को मेजर करना। अब यार ये इससे बेहतर है, ये इससे खराब है, ये इससे खूबसूरत है, ये यूनिक वे में खूबसूरत है। तो खूबसूरती को क्वालिफाई किया जाता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वालिफाई किया जाता है, लेकिन क्वांटिफाई किसको किया जाता है? नंबर्स को और वेट्स को और डिस्टेंसेस को। तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्वांटिफाइड होते हैं। देखो यहाँ लिखा है डबल द शेयर प्राइस। डबल का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई बाय 2 विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर। नेक्स्ट 10 का मतलब 10 साल। तो यहाँ पे क्या है? नंबर्स हैं और मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स वगैरह हैं। 26 में लिखा हुआ है मूसा एंड कंपनी आर टैक्स कंसल्टेंट्स ऑपरेटिंग अंडर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टनरशिप। आइडियली द मिशन स्टेटमेंट ऑफ मूसा एंड को इज डेवलप्ड बाय ओनर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। मूसा एंड को क्या है? मूसा एंड को कंपनी है। मूसा एंड को कंपनी है। तो मूसा एंड को अच्छा टैक्स कंसल्टेंट ऑपरेटिंग पार्टनरशिप। मूसा एंड को आर टैक्स कंसल्टेंट्स ऑपरेटिंग अंडर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टनरशिप। सही है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कहीं नहीं लिखा हुआ, तो पार्टनर्स का दूसरा नाम क्या होता है? ओनर्स। अगर पार्टनर्स लिखा होता मैं उसको टिक करता। ना ही ये कंपनी चला रहे डायरेक्टर्स नहीं है, ये खुद ओनर्स है, तो मैनेजर्स नहीं होंगे। और एम्प्लॉइज कभी भी क्या करते हैं? मिशन स्टेटमेंट नहीं लिखते। तो आंसर है ए। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। 27 फिजिकल फैसिलिटीज आर टिपिकली नेसेसरी to produce many goods and services, especially in recent years. Technology has enabled businesses to use their capital more effectively. Which one of the following could be an added advantage of use of technology in the business organization? हाँ, बड़ा एमसीक्यू पढ़ते हैं। तेरा फिजिकल फैसिलिटीज जो है वो जरूरी होती है ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज बना सको, ये बात तो समझ आ गई। स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है? कैपिटल को यूटिलाइज किया जा रहा है इफेक्टिवली। सही है। इनमें से क्या एडिटिव एडवांटेज होगा अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, या एफिशिएंसी के लिए यूज हो रहा होता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, मैनेजरियल गोल्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये याद होगा, मैंने आपको कोई 3 से 4 दफा पढ़ाया हुआ है। निदा खालिद कह रही है सर कोई ऐसी पीडीएफ है जिसमें ओरल बुक के एमसीक्यूज हो, जैसे प्रैक्टिस करें। निदा खलील, मैंने ग्रुप में आपको कोई 5 से 6 बार मैंने ये वाले एमसीक्यूज भेजे, मैं फिर भेज देता हूँ। देखिए ये आई कैप के जो है ना ऑफिशियल वो है एमसीक्यूज हैं। इसमें चैप्टर वाइज आपके पास 500 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर वाइज पर चैप्टर आपके पास 50 एमसीक्यूज है, टोटल आपके पास 500 एमसीक्यूज है विद आंसर्स। ये वो एमसीक्यूज है जो आई कैप ने बनाए, जो आई कैप पेपर में पूछ रहा होता है, वही मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाय द वे अगर आपके 80s में मार्क्स आ रहे हैं, आपने परेशान होना ही नहीं है। अगर 80s में आपके मार्क्स आ रहे हैं, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, ये तो बेहतरीन चीज है। अगर 80s में यहाँ मार्क्स आ रहे हैं तो वहां पे आपके 70s में 60s में मार्क्स आ जाएंगे, तो फेल होना नहीं बनता है। वेरी गुड के माशाल्लाह आपके 80s में मार्क्स आ रहे हैं। चले अब कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आपने 20 से ज्वाइन किया है तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
बाकी ये वाले लेक्चर को आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा जब मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके 28 सप्लायर्स प्रोवाइड अ बिजनेस विद रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, कंसल्टेंसी, नन ऑफ द अबव। अब 28 में ये कह रहा है कि जो सप्लायर है वो बिजनेस को क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है या सप्लाईज देता है, सही है, फिनिश गुड्स और सर्विसेज देता है, कंसल्टेंसी देता है या कुछ भी नहीं देता। हमें पता है सर सप्लायर जो है वो क्या करता है, बिजनेसेस को रॉ मटेरियल और सप्लाईज दे रहा होता है, तभी वो सप्लायर कहलाता है। आंसर है ए, 28 का आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। विंटर गैस इज गैस सप्लायर टू डोमेस्टिक यूजर्स। विंटर गैस एक गैस सप्लायर है डोमेस्टिक यूजर्स को, मतलब हम घरों को गैस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक हो गया। इट इज गवर्न बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट इंक्लूड हाईली एक्सपीरियंस इंडिविजुअल अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये गवर्न कर रहा, इसको गवर्न कर रहा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन आते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज गुड फॉर। अगर आप अपनी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लेकर आ रहे हो तो ये किस चीज का फायदा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस का, सही है, गवर्नमेंट रेगुलेशन का, सही है, सपोर्टिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज का, या फिर कंपनी लॉ कंप्लायंस का। हमेशा याद रखना कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाना एक गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस होती है, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस होती है। 29 का आंसर है ए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजीज रिगार्ड स्टेक होल्डर्स पावर एज वाइटल फॉर ऑपरेशंस सक्सेस। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स इज यूज्ड टू कैटेगराइज relevant stakeholders based on their power and influence and level of interest in a project or an entity। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी होती है वो रिगार्ड कर रही होती है स्टेक होल्डर्स के पावर को, ताकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चल सके, ठीक है। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होता है, हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं स्टेक होल्डर्स को बेस्ड ऑन द पावर एंड इंटरेस्ट दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऊपर की लाइन इन्होंने सिर्फ आपको भड़काने के लिए दी है, नीचे वाली लाइन में सीधी सीधी पावर इंटरेस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। आंसर है ट्रू। आई होप समझ आ गया होगा। सीधा सीधा बुक से आपको लाइन दे दी है और आपसे पूछा गया ट्रू और फॉल्स है, आपको पता है बुक की लाइन है ट्रू होगा, सही है। फैमिली मेंबर्स हैविंग मेडिकल एक्सपीरियंस इनिशिएटेड अ प्राइवेट हॉस्पिटल, ऑल मेंबर्स विल एक्सरसाइज इक्वल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। नहीं सर, यहाँ पे आंसर है फॉल्स। देखो अगर एक फैमिली बिजनेस लेके चल रही है तो देयर इज अ चांस कि कुछ मेंबर्स को ज्यादा इख्तियार होंगे, कुछ को कम होंगे, तो इक्वल कंट्रोल नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल हमको बता दिया जाए कि तमाम शेयर होल्डर्स के इक्वल शेयरिंग राइट्स है, तो फिर हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया तो इट्स फॉल्स। 32 पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर वन ऑफ द टाइप्स of not-for-profit organization that are funded by government to achieve social indicators of the country like employment, quality of life, education। सिंपल आंसर है सर, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। कि यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर होता है उसकी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से हो रही होती है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट दे सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सके और एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इट इज वे टू इजी। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। डी गवर्नमेंट इंटरेस्ट इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। गवर्नमेंट जो है उसका इंटरेस्ट होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में इन सब चीजों में सिवाय एक के, कि वो चाहती है टैक्स मिले, हाँ सर इसका इंटरेस्ट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरेट हो, हाँ ये इंटरेस्ट है। इकोनॉमी बूस्ट हो, ये इंटरेस्ट है। हमें वोट मिले, ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। खैर पाकिस्तान में तो होता है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। 34 में लिखा हुआ है सिलेक्ट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कंस्टिट्यूट पीपल। सर देखें लेबर में आपके पास है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब स्टूडेंट्स ना सही आंसर भी दे रहे हो और सबसे बड़ी बात है आंसर दे रहे हो, सही है, बिल्कुल सही आंसर है ए और बी। आगे बढ़ते हैं। Customers can switch from one product to another product if their interests are not satisfied because customer have dash high dash पोजीशन पावर, मार्केट पावर, डिसीजन पावर, बाइंग पावर। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। कस्टमर के पास क्या होती है, बाइंग पावर होती है। कस्टमर के पास क्या होती है, बाइंग पावर होती है, सही है। वो क्या करता है, बाय करता है। तो यहाँ पे आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। 36 Environmentalists are raising their concern about factory air pollution। Environmentalists जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं फैक्ट्री एयर पोल्यूशन के लिए।
इनका इंटरेस्ट तो हाई है, सही है, एंड हाई लेवल ऑफ पावर, क्या इनकी पावर भी हाई है? नहीं सर, इनका इंटरेस्ट हाई है, ये चाहते हैं कि फैक्ट्री जो है वो एयर पोल्यूशन को खत्म कर दे, ये इनका इंटरेस्ट है, क्या ये खत्म कर सकते हैं? नहीं सर, ये सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। आंसर है फॉल्स, इनका इंटरेस्ट लेवल हाई है, पावर हाई नहीं है। Genmate Health Products is a firm on improving health standards for everyone. ठीक हो गया? This reflected in firm's mission statement, aim, slogan, strategy. Simple है यार, वो जो चाह रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे? मिशन स्टेटमेंट में लिखेंगे। सही हो गया। विजन इज एस्टैब्लिश्ड बाय कंपनीज ओनली, क्या विजन सिर्फ कंपनीज बनाती हैं, बाकी सब नहीं बनाते? जी, 38 का आंसर फॉल्स। नहीं सर, कंपनीज भी बनाती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी बनाती हैं और पार्टनरशिप भी बनाती हैं। 39, गोल्स आर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर एंड टर्म्ड इन क्वालिटी। गोल्स क्या होती है? स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है और वो क्वालिटी में क्वालिफाई हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा है, ट्रू। 39 का आंसर है ट्रू, वेरी गुड। Quantitative objectives can serve as motivation for employees, market trend setters, basis for production schedule, process milestone। नहीं समझ आया सर? देखो, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव जिनको क्वांटिफाई किया जा सके, भाई अगले 4 साल, अगले 5 साल 20% इंक्रीज हो जाए, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, डबल हो जाए, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव समझ आए। कैन सर्व एज मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय, मार्केट ट्रेंड सेटर्स, बेसिस फॉर प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोसेस माइलस्टोन। 40 का आंसर होगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव को क्वांटिफाई कर देते हो ना, तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दी थी पहले, मैंने आपको कहा था, सुनना, मैंने आपको कहा था कि एक कंपनी में प्रॉफिट हुआ 50 लाख रुपए का, सही है, बॉस बहुत खुश हुआ, बॉस ने माइंड में सोच लिया कि अगली बार जो प्रॉफिट होगा वो होगा 75 लाख रुपए का। उसने अपने ये क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव अपने एम्प्लॉयज को बताया ही नहीं, तो उनके एम्प्लॉयज ने अगले साल 60 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो बॉस खुश नहीं था। तो बॉस, एम्प्लॉय ने बोला बॉस तुम खुश क्यों नहीं हो, हमने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ाया तो है। तो बॉस ने बोला मुझे 75 लाख का प्रॉफिट चाहिए था, मुझे 25 लाख रुपए का इंक्रीमेंट चाहिए था। वो पता क्या बोलेंगे? बोलेंगे बॉस आपने ये क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट नहीं किया, कम्युनिकेट करते हमें मोटिवेशन मिलती कि यार हमारा टारगेट ये है, हम उसको अचीव कर लेते। तो ये मोटिवेशन होनी चाहिए, सही है। लिखा हुआ है कोर एक्टिविटीज ऑफ सीमेंट फैक्ट्री इंक्लूडिंग कैश मैनेजमेंट फ्रॉम डेली सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कवर कैश मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेली बेसिस पे कैश को मैनेज किया जा रहा होता है ये ऑपरेशनल प्लान है। मैं आपको फिर से बता दूं, 3 किस्म के ड्यूरेशन होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक होता है 3 साल से ज्यादा, ऑपरेशनल होता है 1 साल से कम, टैक्टिकल होता है 1 से 3 साल। तो ये जो डेली बेसिस पे जो कैश मैनेजमेंट हो रही होती है ना, ये ऑपरेशनल प्लान का पार्ट होता है। तो इसका आंसर है सी। पता नहीं मैं कब से टिक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, सही है। 42, departmental manager of each business function is responsible for department's operational plan, tactical plan, task efficiencies, all of the above। यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है ना, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को प्लान कर रहा होता है। और एक डिपार्टमेंट की प्लानिंग, मैंने आपको बताया था ना, ये ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग होती है वो होती है टैक्टिकल प्लानिंग। तो यहाँ पे आपके पास आंसर है टैक्टिकल प्लान। डिपार्टमेंटल लेवल पे जो चीजें हो रही थी ना, वो होती है ऑपरेशनल लेवल पे और वो होती है टेक्निकल लेवल पे। आंसर है बी, सही है। 43 का आंसर है ऑपरेशन प्लान्स मेनली फोकस ऑन एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन एफर्ट टू सेव कॉस्ट। जो ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं वो फोकस कर रहे होते हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन, बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि आपकी कॉस्ट सेव हो जाए। आप क्या करते हो? एफिशिएंसी लेकर आ रहे होते हो। एफिशिएंसी का मतलब क्या? कॉस्ट को रिड्यूस करना, एफर्ट्स को रिड्यूस करना, और क्या होता है आपकी जो है टाइम को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे कॉस्ट सेव हो रही है 43 में। 44, सेटिंग सेल्स टारगेट फॉर ईच सेल्स पर्सन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इज अ डैश ऑब्जेक्टिव। सबके लिए जो है वो टारगेट सेट कर देना, ये क्या है? मेजरेबल, कि वो मेजर कर सके कि मेरा टारगेट इतना है, वो मेजर कर सकें। वेरी गुड मरियम, वेरी नाइस, सब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो यार, जबरदस्त। The capital as the factor of production only includes money in bank in the form of cash। ये हमने पढ़ा था कि सिर्फ पैसे जो हैं वो कैपिटल नहीं होता है,
बल्कि कैपिटल होते हैं प्रोसेस्ड रिसोर्सेज, वो गुड्स जो कि अपने फिनिश्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं और प्रोडक्शन को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। मॉडर्न बिजनेस इन कंपैटिटिव वर्ल्ड रन ऑन अनदर वाइटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर्ड एज, ये तो सिंपल है यार, नॉलेज। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, जबरदस्त। Business in tough competition is forced to change its product and services to meet customers' demand. The business in such competitive environment should focus on a strategic plan. Operational plans include change, tactical plan considering innovation in each task, all of the above. कह रहे हैं business जो है टफ कंपटीशन में उसको फोर्स किया जाता है कि वो चेंज करे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ताकि कस्टमर की डिमांड को मीट कर सके। ये जो बिजनेस इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में किस चीज पर फोकस करेगा? वो फोकस करेगा अपने स्ट्रेटेजिक प्लान पे भी, अपने ऑपरेशंस पे भी और अपने टैक्टिक्स, मतलब ऊपर से नीचे हर चीज पे वो फोकस करेगा। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स? इनमें से कौन सा स्मार्ट में से कौन सी चीज जो है वो क्या होता है, इनमें से कौन सी चीज स्मार्ट में नहीं आ रही होती है? आपको बताया कि एम जो है वो होता है मेजरेबल, मेंटेन्ड नहीं होता। सही है। 49, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, सब चीजें ही होती है सर, ऑल ऑफ द अबव। सही है। टॉप होटल चेन्स रिफ्लेक्ट एम्प्लॉइज रोल इन विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट। किसमें आते हैं? एम्प्लॉय का रोल आपको पता है किसमें आता है? मिशन स्टेटमेंट में आता है, चाहे वो टॉप होटल हो या बिल्कुल फारिग होटल हो। सही है। तो इसका मतलब है कि हमने 50 एमसीक्यूज डन कर लिए। अभी काम करते हैं, जो हमने एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं जरा मैं उसको चेक कर लेता हूँ कि हमने सही भी किए हैं या नहीं किए। सही है, मैं मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा वो आंसर शीट खोल लूँ, फिर वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे कितने एमसीक्यूज गलत हैं। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आज चैप्टर नंबर 1 के किए हैं, सही। कल इंशाल्लाह 2, 3 के करेंगे, फिर डेली बेसिस पे 2 करेंगे, तो हमारे 5 दिन में एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। 500 एमसीक्यूज हमने कर ली ना आई कैप के, और बुक के तुम लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, और जो पोर्टल पे लगे हुए वो भी देख लिए होंगे। इंशाल्लाह तुम्हारा ये पेपर पास है। सही है। चैप्टर नंबर 10 जो है मैं इंशाल्लाह आपको सैटरडे संडे में करवा दूंगा। आप बाकी के 9 चैप्टर्स की तैयारी कर लें, बिल्कुल बेहतरीन। मिल गए मुझे। अब मैं जरा स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे फॉलो कीजिएगा। 50 का आंसर हमने टिक किया है बी, यहाँ पे भी है बी। 49 का आंसर हमने डी टिक किया है, बुक में भी है डी। 48 का आंसर हमने बी टिक किया है, बुक में भी है बी। 47 का आंसर हमने डी टिक किया है, यहाँ पे भी डी है। 46 का आंसर हमने डी टिक किया है, यहाँ पे भी डी है। 45 का आंसर हमने बी टिक किया है, यहाँ पे भी है बी। 44 का आंसर बी टिक किया है, यहाँ पे भी बी है। 43 का आंसर हमने किया है, ऑपरेशन प्लान्स मेनली फोकस ऑन एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन एफर्ट टू सेव कॉस्ट। अरे तो ट्रू था ना, मैंने गलती से फॉल्स कर दिया था, सॉरी। अब मुझे नहीं पता कि मैं नीचे वाले को किस तरीके से तो मैं काम करता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ। ये हमने सही टिक किया था, सॉरी, ये मैंने गलती से, लेकिन मार्क्स तो कटेगा क्योंकि पेपर में गलत टिक कर कर आ जाते हैं। तो हमने ये ख्याल करना है कि जो आपको एमसीक्यू आता हो उस पर ही टिक करो, किसी और पर टिक ना कर लो। तो 43 का आंसर है ए। 42 का आंसर हमने टिक किया था बी, 42 का आंसर बी है। 41 का आंसर हमने सी टिक किया था, सी है। अब तक 10 के 10 एमसीक्यू सही है। 40 का आंसर ए टिक किया था, ए है। 39 का आंसर ए टिक किया था, ए सही है। 38 का आंसर बी टिक किया था, सही है। 37 का आंसर ए टिक किया था, सही है। 36 का आंसर हमने बी टिक किया था, सही है। 35 का आंसर हमने डी टिक किया था, सही है। 34 का आंसर हमने टिक किया था ए एंड बी, सही है। 33 का आंसर हमने टिक किया था, 33 का आंसर हमने टिक किया था डी, सही है। 32 का आंसर हमने डी टिक किया था, सही है। 31 का आंसर हमने बी टिक किया था, सही है। अब तक 20 के 20 एमसीक्यू सही हैं। फिर आ जाते हैं 30 पे। 30 का आंसर हमने ए टिक किया था, सही है। 29 का आंसर हमने टिक किया था ए, सही है। 28 का आंसर हमने ए टिक, 28 का आंसर, 28 का आंसर यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है बी। 28 का आंसर लिखा है बी। कह रहा है सप्लायर्स प्रोवाइड अ बिजनेस विद रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज। बी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, सी कंसल्टेंसी, डी नन ऑफ द अबव। देखो मेरा ये भरोसा है कि दिस इज द राइट आंसर। जो हमने आंसर टिक किया ना ये राइट आंसर है, सही है। लेकिन बुक का जो आंसर टिक हुआ है वही है, सही है। बुक का आंसर जो टिक हुआ है ये,
तो उसका मतलब है कि मेरा तो मार्क्स कटेगा ही, सही है। इसका मतलब है कि मेरा ये 2 मार्क्स कट गए, क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है, लेकिन आपके पास जो आंसर शीट में बी टिक हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरे इसके 2 मार्क्स कट जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन 2 मार्क्स से फेल हो जाऊंगा? या चलो नीचे मैंने भंड मारा था कि मैंने कहा ए था, टिक बी पे कर दिया था, तो मेरे मेरे जो है 96 मार्क्स आ जाते हैं, अगर कोई भी गलत नहीं हुआ मजीद तो मेरे 96 मार्क्स आ जाएंगे। या मैं मजीद एक और ऐसी गलती करके बैठूंगा तो मेरे 94 हो जाएंगे, या आई कैप का एक भंड होगा तो 92 हो जाएंगे, या एक और गलती हो जाएगी तो 90 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसा हो सकता है कि आंसर जो उनके पास आंसर शीट हो उसमें 4 एमसीक्यूज गलत हो, तो आपके 8 मार्क्स कट गए, लेकिन 8 मार्क्स से मेरा पेपर डिसाइड नहीं होता। सही है, बमुश्किल 2 एमसीक्यूज गलत होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। सही है, 28 के ऑप्शन गलत है। तो मैं कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सॉरी कॉर्पोरेट होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो कॉर्पोरेट को चलाने के लिए कुछ एथिकल बुक्स आती है, उनको कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस में लिखा हुआ है कि नॉन एग्जीक्यूटिव को रखना एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो इट्स अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। ये आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पैराग्राफ में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 पे। तो हमारा अब तक एक गलत हो चुका है, मुझे लगता है हम सही है 28 में, लेकिन फिर भी मैं इसको गलत मान रहा हूं क्योंकि आईक्यू में मेरे 2 मार्क्स कटते। 27 सी सही है, 26 ए सही है, 25 ए सही है, 24 सी सही है, 23 डी सही है, 22 डी सही है, 21 ए सही है। अब तक हमारे हो गए 30 में से 29 सही है। सही है, इसके बाद 20 बी सही है, 19 सी सही है, 18 बी सही है, 17 ए सही है, 16 ए सही है, 15 डी सही है, 14 मैं भेज दूंगा अभी निदा, एक मिनट। 14 ए सही है, 13 डी सही है, 12 डी सही है, 11 बी सही है। तो 40 में से 39 एमसीक्यूज अब तक सही है। 10 ए, 9 बी, 8 डी, 7 बी, 6 ए, 5 ए, 4 सी, 3 डी, 2 बी और 1 ए। यानी कि हमारे एक एमसीक्यू गलत हुआ। 28 मुझे कॉन्सेप्चुअली वो सही लग रहा है, लेकिन आईक्यू की बुक में गलत है तो गलत है, और एक पे मैंने गलत टिक कर दिया था तो मेरे 2 मार्क्स कट गए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने सिर्फ 4 मार्क्स लूज किए। ये 28 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किए चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। आपको आइडिया हो गया होगा, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं दे देता हूँ। ये जो स्पीड में क्लास कराने का मकसद ये था, अब जिसको रिकॉर्डिंग भी देखनी होगी ना, अब वो बेचारा परेशान नहीं घूमेगा कि यार अभी सर आंसर देंगे, अभी सर आंसर पूछेंगे। मैंने एमसीक्यू रीड किया, मैंने एमसीक्यू समझाया, मैंने एमसीक्यू का आंसर बता दिया। तो इस तरीके से मैं चलाऊं तो बमुश्किल आपको 20 मिनट में आप क्या कर सकते हो, लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पे, तो आपकी रिविजन हो जाएगी। देखिए निदा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा याद रखिएगा, सामने वाली गलती की वजह से आपका नुकसान होता है ना, ये जिंदगी का फलसफा है। सामने वाले की गलती से अगर आपका नुकसान होता है ना, उस पर रोने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी गलती से मेरा नुकसान होता है ना, तो मुझे उसके बारे में सोचना है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, आई कैप की एक गलती है, उसमें आपके 2, 4, 6, 8 या 10 मार्क्स कट गए, सही है। उसके बावजूद 5 एमसीक्यूज के अलावा जो 45 एमसीक्यूज है वो तो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप वो सारे सही कर लें। चले, आप अपने आप को मार्जिन ऑफ एरर दे दें 5 एमसीक्यूज का, आप 40 एमसीक्यूज सही कर लें। सही है, उसमें भी हो सकता है कि 40 में से 5 आपने गलत टिक कर दिए, आपके माइंड में सही थे लेकिन आपने गलत टिक कर दिए। उसके बाद 35 एमसीक्यूज बचे। सर वो 35 एमसीक्यूज सही है ना, आपके 70 मार्क्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पास कर लिया पेपर, आपने पेपर पास कर लिया। तो 10 मार्क्स, सॉरी, आप जो है वो 10 मार्क्स आई कैप को दे दें, 10 मार्क्स अपने गलत छोड़ दें, और 10 मार्क्स जो है ना वो पेपर प्रेशर के दे दें, लेकिन 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। आपने पेपर पास करना है, ठीक है।
आप दूसरों की गलतियों पे अगर आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे ना, तो लोग यहाँ पे बहुत हार्श, बहुत क्रूअल और बहुत ही मैनिपुलेटिव किस्म के लोग हैं। तो दूसरों की गलतियों को छोड़ दें, वो नहीं सुधर सकते। आप अपने लिए बेहतर कर लें, ठीक है? विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई बात नहीं निदा, देखो अगर 1 नंबर या 2 नंबर यहाँ से जाया हो रहे ना, तो बल्कि खुश हो। हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ दुनिया में आपको आपकी हक की चीज नहीं मिल रही ना, वो आखिरत में आपको मिल जाएगी। हमेशा पॉजिटिवली सोचा। मैं आपको ज़हीर मैं आपको BWCS के पुराने लेक्चर्स भी दे दूंगा, सही है? वो भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के 2 से 3 दिन आपकी क्लासेस रखूंगा, ठीक है? तो मेरी दुआ है और मेरी उम्मीद है और मुझे पता है इंशाल्लाह यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा पास हो जाएगा, कि बस आपने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने हैं, ठीक है? और आपने बुक रीड करनी है, बस अब ये काम करना है। अब सिर्फ ये करना है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बुक रीड करनी है। आप लोगों का पेपर पास हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। अगर आपके 10-15 मार्क्स चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि किसी और का मसला था, आप पेपर फेल नहीं करोगे, ये इंशाल्लाह मेरा दावा है, ठीक है? ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।